चलिए आज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। पहले डायग्राम में हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया जिसको टोंग से पकड़ा हुआ है और उसको हम लेके गए बर्नर के अंदर। और बर्नर में जब उसको लेके जाएंगे तो स्पार्कलिंग डैजलिंग वाइट लाइट के साथ वो बर्न करता है और ये बर्न करके यहाँ पे इस वॉच ग्लास के अंदर उसकी ऐश गिरती रहती है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो रिएक्शन ये होती है कि मैग्नीशियम जो वायर था वो ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में जो डैजलिंग वाइट लाइट निकलती है वो यहाँ पे प्लस लाइट लिखना पड़ेगा, राइट। दूसरा एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमने कोनिकल फ्लास्क लिया। कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए और जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जो इस कॉर्क में ये जो ट्यूब डली है उस ट्यूब के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है जिंक विद H2SO4 के रिएक्शन के साथ। तो मेटल जब भी रिएक्शन करता है एसिड के साथ इट विल रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन और इस रिएक्शन में हीट भी लिबरेट होती है। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसके अंदर हमने एक बीकर के अंदर पानी लिया और पानी के अंदर फिर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की रिएक्शन होगी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे आपका हीट लिबरेट होगा। अगर मैं हाथ लगा के चेक करूं तो मुझे बीकर के आसपास गर्माहट नजर आएगी। तो इसमें रिएक्शन ये होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड। सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमने बेसिकली एक बॉइलिंग ट्यूब लिया। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए और उसको टोंग से पकड़ के बर्नर की फ्लेम में ले गए और ये इंश्योर करना है कि जो माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब है वो इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स और इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस और मे बी टुवर्ड्स एनीवन व्हिच इज स्टैंडिंग नियर बाय। तो जो आसपास खड़ा है उनके तरफ भी वो पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। 2 मोल फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर के हैं उसको हीट करेंगे तो Fe2O3 का 1 मोल बनेगा, 1 मोल SO2 बनेगा, 1 मोल SO3 और 14 वाटर निकल जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि FeSO4.7H2 का कलर क्या है, ग्रीन है। तो ये ग्रीन कलर से इसका चेंज हो जाएगा Fe2O3 विच इज रेडिश ब्राउन। तो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये कि SO2 गैस जो होती है वो सफोकेटिंग गैस। तो इसमें यहाँ पे SO2 गैस के बारे में काफी प्रॉब्लम में मेंशन होता है कि सफोकेटिंग गैस है, राइट। इससे घुटन सी महसूस होती है। तो देयरफॉर यू कैन सी दैट कि ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है जो प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये कलर चेंज वाला पॉइंट भी ध्यान रखने कि ग्रीन से कलर चेंज क्या हो रहा है, रेडिश ब्राउन हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट के सॉल्ट को बॉइलिंग ट्यूब में डाल के फिर हम उसको फ्लेम पे लेके जाएंगे। बर्नर की फ्लेम पे जैसे इसको लेके जाएंगे तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। तो मैंने यहाँ NO2 को ब्राउन कलर में दिखाया जिससे कि आप कलर को भी याद रख पाएंगे, आप रिकॉल कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर हम एक प्लास्टिक मग लेंगे, प्लास्टिक मग के नीचे 2 होल करेंगे, 2 होल में रबर स्टॉपर लगाएंगे और उन रबर स्टॉपर के थ्रू हम ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे और उन दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर देंगे और इसमें ये पानी भर देंगे और इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्शन पूरा होगा हमने यहाँ से देखा कि कैथोड पे रिएक्शन हुई जिसमें H+ जो है वो रिड्यूस होकर 4 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन गया। यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर ये 4 H+ है इसका मतलब 4+ चार्ज है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 नेगेटिव चार्ज है। 4 + 4 नेगेटिव मिला के इस साइड जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया है, यानी कि लेफ्ट साइड में कोई चार्ज नहीं है तो राइट साइड में भी कोई चार्ज नहीं होगा, ये भी न्यूट्रल होगा। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस अगर करेंगे तो बैलेंस चार्ज की टर्म्स में भी बैलेंस होगी और मटेरियल की टर्म्स में भी बैलेंस होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 4H है, वहाँ पर भी 4H है और यहाँ पर भी चार्ज 0 है, वहाँ भी चार्ज 0 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट हुआ है, ये ध्यान रखना है। एनोड पे क्या होता है 4 OH- रिएक्ट करके 2 वाटर बनाते हैं, 1 O2 गैस बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 4 नेगेटिव चार्ज इधर है, 4 नेगेटिव चार्ज उधर है, तो ये एक तरीके से चार्ज की टर्म्स में बैलेंस्ड है रिएक्शन। और 4 ऑक्सीजन, 2 इधर 2 इधर, 4 4H 2 2 4 4H आर ऑल्सो देयर। सो मटेरियल की टर्म्स में भी बैलेंस्ड है, चार्ज की टर्म्स में भी बैलेंस्ड है, ये भी एक कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो देखो सेम मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पे यूज हुए उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज हुए। ये बराबर जब होंगे तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के मोल्स जो है वो O2 के मोल के रेस्पेक्ट में डबल है। अगर ये मोल्स डबल होंगे तो वॉल्यूम ऑफ दी हाइड्रोजन विल आल्सो बी डबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सो ये एक सिंपल सा रिलेशन है जो हमें याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का डबल करने से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा। तो वो हमें यहाँ पर भी डायग्राम में भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम जो है कम है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम उससे डबल है, राइट। तो ये हमें इंडिकेट करना और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके डायग्राम में इंडिकेटेड होना चाहिए, राइट, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को नोट करता है। तो नेक्स्ट वाला एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया और सिल्वर क्लोराइड को हमने विंडो के पास रख दिया जहाँ से सनलाइट आ रही है। सनलाइट की बेस में सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी कि AgCl जो व्हाइट कलर का होता है वो डिकम्पोज करके Ag बनाएगा और साथ में क्लोरीन बनाएगा
AgCl इज अ वाइट कलर, वाइल जो Ag बन रहा है वो आपका ग्रे कलर का होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे वो बहुत लाइट कलर में दिख रहा है, तो वो ग्रे कलर है। तो यहाँ मैंने कलर भी इंडिकेट किया जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। अब ये एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अगर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल को थ्रेड से बांध करके स्टैंड के साथ बांध दिया और इसको कुछ देर तक पड़ा रहने दिया। तो यहाँ पे नोट करना है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस कलर का, ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर के सोल्यूशन में ऐसा रिएक्शन होने के बाद आपको एक चेंज मिलेगा। रिएक्शन क्या हो रही है, पहले रिएक्शन देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने आयरन नेल को डाला जो कि ग्रे कलर की है, तो आयरन नेल जो है ऑक्सीडाइज होकर FeSO4 बन गई, तो लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन विल चेंज टू लाइट ग्रीन, और आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा जो साथ साथ रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो आप देखेंगे आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होने के बाद ऐसे रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा, और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था बिफोर द रिएक्शन, वो आफ्टर द रिएक्शन बन के वो बन गया लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन, जो कि फेरस सल्फेट की वजह से ग्रीन होता है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन लिखोगे। इसमें कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, फेरस सल्फेट का कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन दिखा है। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज ब्लू एंड दिस इज लाइट ग्रीन, ये याद रखना है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमने एक बेसिकली चाइना डिश ली, चाइना डिश के अंदर कॉपर का पाउडर लिया है। कॉपर का पाउडर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और उसको फ्लेम के नीचे लेके बंसन बर्नर की फ्लेम के नीचे, और कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके उसके साथ बर्न कर जाएगा, और उसकी रिएक्शन होगी कि कॉपर एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन टू प्रोड्यूस CO। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये रेडिश ब्राउन कलर या ब्रॉन्ज कलर से, रेडिश ब्राउन और ब्रॉन्ज कलर से इसका चेंज होके हो गया कलर। तो CO जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। देयरफॉर यू कैन सी दैट बहुत लाइट सा आपको दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे उसको बनाया इस तरीके से कि आप उसको याद कर पाए, राइट। तो कॉपर का जो ब्रॉन्ज कलर है, जब उसका कंबशन करते हैं, हीटिंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो ब्लैक कलर का बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम में जनरली इंडिकेट किया जाता है कि मेटल है रेडिश ब्राउन कलर का या ब्रॉन्ज कलर का है, और वो ब्राउन कलर का मेटल जो है बदल के हो गया है आपका ब्लैक। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कॉपर के बारे में बात हो रही है, कि कॉपर का ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है जिसमें हमने बेसिकली एक बॉइलिंग ट्यूब लिया, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने बेसिकली जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, और जिंक के ग्रेन्यूल्स में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके ऊपर एक कॉर्क लगा के उसके ऊपर हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी, और डिलीवरी ट्यूब को हमने सोप सोल्यूशन में पास कर दिया। तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर H2SO4 डालेंगे, उनके बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन ही होगा। तो रिएक्शन होगा जिंक एंड HCl विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। यहाँ मैंने रिएक्शन HCl के साथ दिखा दी है कि जिंक जो सॉलिड है वो H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो विल गिव यू H2SO4 एक्वस। जिंक H2SO4 एक्वस से रिएक्ट करके बनाएगा ZnSO4 एक्वस, जो कि कलरलेस होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन दोनों ही गैस में होता है, चाहे आप HCl लो चाहे H2SO4 लो। अब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी वो सोप के बबल्स जो होंगे वो बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उन बबल के अंदर आपको अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। तो बबल्स धीरे धीरे करके जब जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे आप क्या करें, कैंडल ले जाए जो बर्न हो रही है, और बर्निंग कैंडल जैसे उसके पास लेके जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके एक पॉपिंग साउंड देगा, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है जो हम बेसिकली हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पर भी पॉपिंग साउंड लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के डिटेक्शन की बात हो रही है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट लेंगे, और उसके अंदर एक कॉक लगा के उस पर 2 होल कर देंगे। एक होल के अंदर थिसल्फोनेट डालेंगे, दूसरे होल के अंदर डिलीवरी ट्यूब डालेंगे, और डिलीवरी ट्यूब को एक ऐसे बॉइलिंग ट्यूब में ले जाएंगे जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हमने यहाँ लिए, सोडियम कार्बोनेट का जो सॉलिड लिया है, उसके अंदर जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर से थिसल्फोनेल से डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रिकल करके नीचे आएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस NaCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 गैस यहाँ से निकलेगी वो इस डिलीवरी ट्यूब से निकल के इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आके डिजोल्व हो जाएगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CO2 से रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होता है एसिडिक, और ये हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेसिक हो गई। तो ये बेसिकली एसिडिक और बेसिक कंपाउंड के आपस में रिएक्शन है, और इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, एंड इट इज फॉर्म्ड एज अ व्हाइट PPT। तो ये व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है क्योंकि इनसॉल्युबल है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें यहाँ पे देखनी है। तो जैसे हम CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, एंड दैट मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब CO2 एक्सेस में पास करेंगे इसके अंदर तो मिल्कीनेस चली जाएगी, और मिल्कीनेस जाने का रीजन ये है क्योंकि उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है जो सॉल्युबल होता है। तो मिल्कीनेस जाने का रीजन कौन है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मिल्कीनेस आने का रीजन कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये नेक्स्ट रिएक्शन है जिसके अंदर हम बेसिकली एसिड का सॉल्यूशन पानी में ले रहे हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाल दिया, नीचे हमने एक रबर कॉक लिया, रबर कॉक पे 2 हमने आयरन नेल डाल दी, और आयरन नेल के थ्रू कनेक्ट करके हमने बेसिकली बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी और आयरन नेल के बीच में हमने
बल्ब और स्विच भी लगा दिया है। तो जैसे हम ये कनेक्शन पूरा करेंगे, जो HCl का सोल्यूशन जब यहाँ लिया है तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सोल्यूशन के अंदर आयंस है और आयंस की वजह से इसका कंडक्शन पॉसिबल हुआ है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। तो यहाँ पे इन्वॉल्व रिएक्शन क्या है, HCl का जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो डिसोसिएट करेगा H प्लस और Cl माइनस आयंस में, क्योंकि आयंस बन रहे हैं और इन आयन की वजह से कंडक्शन होता है सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड लिया है। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर हम ट्रिकल करके धीरे धीरे H2SO4 डाल रहे हैं, और जैसे ही H2SO4 और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी उनके बीच में रिएक्शन होकर HCl गैस लिबरेट होगी। तो लेट्स से द रिएक्शन इन्वॉल्व क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्व है कि NaCl H2SO4 से रिएक्शन का Na2SO4 बनाएगा और HCl बनाएगा। अब इसी के पास वाले डायग्राम में हमें वही चीज लिखी हुई है कि NaCl में H2SO4 डाला है और ऊपर हमने कॉर्क लगा दिया और कॉर्क के बीच में हमने एक होल करके उसमें से डिलीवरी ट्यूब पास कर दी। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो HCl गैस है, और HCl गैस जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू निकल के हमने उसको पास किया एक मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। जैसे ही इस HCl को हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से पास करेंगे, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर कैसे बन जाएगा, रेड बन जाएगा। सो इट टर्न इनटू रेड, सो इट टर्न्स रेड, और यहाँ पे आप देखेंगे वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर रहा है, रेड में टर्न कर रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं HCl एक एसिडिक गैस है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है जिसमें हमने एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो हाइड्रेटेड होते हैं वो बेसिकली ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं। तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स के उसको बंसन बर्नर फ्रेम पे लेके गए। तो जैसे इसको हीट करेंगे इनके बीच में इन्वॉल्व रिएक्शन क्या होगी कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 जो कि ब्लू कलर का है उसको हीट करने से ये बन जाएगा CuSO4 जो कि एनहाइड्रस है। तो दिस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और साथ में 5 वाटर इसमें से एस्केप कर जाएंगे। अभी जो 5 वाटर यहाँ से एस्केप करेंगे वो धीरे धीरे कंडेंस होकर यहाँ इसके साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब्स में लग जाएंगे। तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स होंगी जो साइड में हमें दिख रही है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। तो हाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि पेंटाहाइड्रेट है वो ब्लू कलर का होता है, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट है। ये कलर चेंज जो है अगेन ये प्रॉब्लम में काफी यूज किया जाता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, राइट ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कि ब्राइन या NaCl का सोल्यूशन हमने इस कंटेनर के अंदर या टैंक के अंदर लिया। इसके अंदर एक इनलेट है जहाँ से ब्राइन आएगा, और ये आउटलेट है जिसमें ब्राइन के साथ साथ जो बनेगा वो इसमें से निकलता रहेगा। 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हमने डिप किए, बीच में एक डायफ्राम लगा दिया, और यहाँ पे ये पार्ट मेरा बेसिकली एनोड है और ये वाला पार्ट हमारा कैथोड है। तो NaCl के सोल्यूशन में आप देखेंगे Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा, और साथ ही साथ H+ और OH- आयन भी होंगे। They'll have H+ ion also and OH- ion also. So I'm writing it on both the sides of the diaphragm. अब यहाँ पे क्या होता है कि Na+ और H+ में से H+ जो है वो कैथोड पे जाकर रिड्यूस होता है, और Cl- ऑक्सीडाइज होकर एनोड पे डिस्चार्ज हो जाता है। तो उनकी डिस्चार्ज की रिएक्शंस क्या है कि कैथोड पे 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल ऑफ H2 बना रहे हैं, और एनोड पे 2 Cl- विल गिव यू Cl2 गैस 1 मोल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन गिवन आउट। जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड पे यूज हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज होने चाहिए, याद रखना है। ये दोनों हमने बैलेंस कर दिया। दोनों को बैलेंस करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा H2 और क्लोरीन का मोल बराबर बराबर निकला। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगी, 1 मोल ऑफ क्लोरीन यहाँ से लिबरेट होगा। तो दो जो गैसेस हमारी लिबरेट हो रही है, कैथोड पे गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन, एनोड पे गैस लिबरेट होती है क्लोरीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं पहले उसको समझते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ सोल्यूशन में H+ रिड्यूस हो गया, सोल्यूशन में H+ रिड्यूस हो गया और Cl- ऑक्सीडाइज हो गए। अब सोल्यूशन में क्या बचा, Na बचा और OH बना है, यानी कि सोल्यूशन में NaOH बनेगा। NaOH एक एल्कली है, अगर NaOH एक एल्कली है इसका मतलब वो एल्कली भी बना रहा है और क्लोरीन भी बना रहा है। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में आप देखेंगे इस पूरे क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है और अमोनिया के सिंथेसिस में उसके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है वो वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट में, और काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होती है। PVC है, डिसइंफेक्टेंट्स है, और आपके इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है। और साथ ही साथ जो NaOH यहाँ पे निकल रहा है, तो ब्राइन जो है उसके साथ NaOH यहाँ से आउटलेट के थ्रू निकल रहा है, वो डीग्रीजिंग ऑफ मेटल में इस्तेमाल होता है, सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो इस रिएक्शन में हमें मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन विल रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड दी NaOH। NaOH की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी प्रोसेस के द्वारा होती है। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमने एक मेटल की वायर ली है, और मेटल वायर के फ्री एंड पे हमने बेसिकली क्या किया, एक वैक्स लगा के वैक्स में पिन को फिक्स कर दिया है, और नीचे से यहाँ से बंसन बर्नर से हीट करना शुरू करेंगे अपोजिट साइड से जो स्टैंड की तरफ है। और जैसे ही इसको हीट करेंगे तो यू कैन सी हीट यहाँ से फ्लो करके इधर पहुंचेगी और वो वैक्स को मेल्ट कर देगी। वैक्स मेल्ट करेगी तो पिन ड्रॉप हो जाएगी। पिन ड्रॉप हो जाएगी इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो मेटल वायर है वो हीट को कंडक्ट करता है। तो दिस इज अ एक्सपेरिमेंट और एन एक्टिविटी विच टेल्स यू दैट दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसमें इफेक्टिवली कोई रिएक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट।
तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया, बॉइलिंग ट्यूब के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे हमने बेसिकली ग्लास वुल लिया। ग्लास वुल इट इज सोक्ड विद वाटर, वाटर के साथ सोक्ड होता है। बीच के अंदर हमने मेटल का सैंपल लिया है और एक कॉर्क लगा के उसको डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट कर दिया वाटर ट्रफ में। वाटर ट्रफ में ये वाटर भरा हुआ है और ये ट्यूब इन्वर्ट करके लगी हुई है। तो यहाँ से जैसे ही बर्नर से हीट करेंगे, इस ग्लास वुल में से जो पानी है वो वेपराइज कर जाएगा, उसकी स्टीम बच जाएगी और जो स्टीम है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी। स्टीम मेटल के साथ रिएक्शन करके बनाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से धीरे धीरे करके डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो कलेक्ट होकर मिल रही है इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट में इसलिए आ रही है क्योंकि वो गैस लाइटर है, वो इस पानी को डिस्प्लेस करके ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसमें इन्वॉल्व रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्व है कि आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, बट वाटर किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। वाटर गैसियस स्टेट का मतलब यहाँ पे वो क्या हुआ, दैट इज सो दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और Fe की रिएक्शन स्टीम से होकर बना Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन तो नॉर्मली होता ही है बिकॉज मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं पानी के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने दो बॉइलिंग ट्यूब्स लिए। एक बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, दूसरी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया, FeSO4 का। FeSO4 का सोल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का है। इसके अंदर मैंने डिप कर दिया आयरन का नेल और उसको थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर मैंने कॉपर वायर को थ्रेड से कनेक्ट करके इसके अंदर डिप कर दिया। तो जिस वाले बॉइलिंग ट्यूब में मैंने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला है उसमें एक रिएक्शन हुई। रिएक्शन ये हुआ कि आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस FeSO4 एंड कॉपर, यानी कि आयरन नेल के ऊपर ऐसा जो ग्रे कलर की नेल थी उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर या रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का वो बदल के हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन। तो इसमें कलर चेंज मिलेगा, लेकिन इस वाली रिएक्शन में कुछ नहीं होगा कि कॉपर को जब हमने डाला फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में देयर इज नो रिएक्शन इन देम। तो इन दी राइट टेस्ट ट्यूब देयर इज नो रिएक्शन, इन द लेफ्ट टेस्ट ट्यूब द रिएक्शन इज दिस वन। अब ये जो डायग्राम है वो यूज किया था कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डिप करके उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बीच में हमने बल्ब और स्विच भी लगा दिया। तो जैसे ही आप ये कनेक्शन पूरे करेंगे यू कैन सी दैट इसमें बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो क्यों करेगा? क्योंकि इसमें कंसर्न रिएक्शन ये है कि NaCl को जब आपने पानी में डाला तो NaCl विल स्प्लिट इनटू Na+ आयन एंड Cl- आयन। तो आयन सोल्यूशन में अवेलेबल है जिसकी वजह से कंडक्शन हो पा रहा है, और कंडक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब का ग्लो करना ये इंडिकेट करता है कि NaCl का सोल्यूशन जो है वो कंडक्टिंग है। तो सॉल्ट का सोल्यूशन भी कंडक्टिंग होता है, एसिड का सोल्यूशन भी कंडक्टिंग होता है, बेस का सोल्यूशन भी कंडक्टिंग ही होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो कि बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर किया जा रहा है यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या करते हैं, इम्प्योर एनोड को तो लेते हैं राइट साइड में, और प्योर कैथोड हमने लिया और उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस केस। अब एनोड इसमें है बेसिकली इम्प्योर कॉपर, ये मेंशन कर देना यहाँ पे, और कैथोड है हमारा बेसिकली प्योर कॉपर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा दैट इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। अब इसमें कंसर्न रिएक्शन क्या हो रही है कि रिएक्शन इन्वॉल्व इज दिस की एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर बनता है कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर जो आपका ब्रॉन्ज कलर का है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ में, और सोल्यूशन में जब कॉपर 2+ में आएगा तो वो किस तरह का बनेगा, ब्लू कलर का बनेगा। तो सोल्यूशन में कैथोड पे कॉपर 2+ रिड्यूस होकर इधर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेटल प्लेट से कॉपर आयन सोल्यूशन में आता है, तो एनोड पे मेटल प्लेट से कॉपर आयन डिसॉल्व करके सोल्यूशन में आएगा, और कैथोड पे कॉपर आयन जो है जाके डिस्चार्ज होकर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो ये हम बोलते हैं कॉपर का डिसोल्यूशन हो रहा है एनोड पे, और कैथोड पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। तो सोल्यूशन में कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि जितना कॉपर 2+ सोल्यूशन में आएगा उतना ही सोल्यूशन से चला भी जाएगा, इस वजह से कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन विल रिमेन कांस्टेंट। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी जिसके अंदर हम बेसिकली रेस्टिंग ऑफ आयरन को चेक कर रहे हैं कि आयरन की रेस्टिंग किस कंडीशंस में होती है, क्या उसके लिए सुटेबल कंडीशन है। तो ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेसिकली पानी लिया है बॉलिंग ट्यूब के अंदर, और बॉलिंग ट्यूब में पानी लेके उसके अंदर हमने आयरन की नेल डाल दी और ऊपर से कॉक लगा दिया, एयर इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो उसके अंदर रिएक्शन ये होगी कि आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट विद दी O2 and H2 to produce this compound Fe2O3.3H2 which is called your rust, right? तो इसमें रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि आयरन को रस्ट बनाने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की कंडीशन चाहिए। तो इसमें पानी भी अवेलेबल है और एयर भी अवेलेबल है, दोनों कंडीशन अवेलेबल होने की वजह से रस्ट बना पा रहा है। अगली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया कि पानी लिया, और पानी लेकिन हमने नॉर्मल वाटर नहीं लिया, पानी हमने बॉइलिंग वाटर लिया। बॉइलिंग वाटर में जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें से डिजॉल्व ऑक्सीजन सारी निकल जाएगी, और उसमें हमने आयरन नेल डाला, और आयरन नेल डालने के बाद उसके ऊपर लेयर ऑफ ऑयल डाल दी। लेयर ऑफ ऑयल डालने से क्या होगा, ऊपर की एयर जो है वो अब अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती पानी में, और वो इस आयरन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकती।
तो आयरन के आसपास पानी तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से सेकंड केस में हम कहेंगे बी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रस्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाया बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन अवेलेबल टू द आयरन। थर्ड वाली ट्यूब के अंदर हमने बेसिकली आयरन नेल के साथ साथ एनाइडस कैल्शियम क्लोराइड भी लिया है। एनाइडस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है जो पानी को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यानी कि उसको पानी अवेलेबल नहीं होगा। आयरन सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर पानी नहीं है तो रस्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में रस्ट फॉर्मेशन सी वाले केस में भी नहीं होगा, तो देयर इज नो रस्ट फॉर्मेशन इन दिस केस। तो ये एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंगली क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन भी हमें इसमें साथ में मेंशन करना है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का, और इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच हाइड्रोजन एटम इन दिस केस, और इनके बीच में एच का सिंगल बॉन्ड बनता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले एच के साथ भी काउंट होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एच के साथ भी काउंट होते हैं, इसलिए एच का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। एच के लिए कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, उसके लिए डुप्लेट ही कंप्लीट होगा, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर मैंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से है, और 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके बीच में इफेक्टिवली 2 बॉन्ड बनेंगे, तो ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, 4 ही हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से आए, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से आए, और इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है, आप देखो 6 ये और 2 ये, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और N2 मॉलिक्यूल में 2 N के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा विच इज NN ट्रिपल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है CH4 का। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक कार्बन H के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसके साथ भी एक शेयर कर रहा है, इसके साथ भी एक शेयर कर रहा है, इसके साथ भी एक शेयर कर रहा है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन ने। तो आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, यानी कि कार्बन के पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इस H के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इस H के पास 2, इस H के पास 2, इस H के पास 2। H का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस तरह से CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब C2H6 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 2 कार्बन के बीच में हमने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी कि उनके बीच में एक पेयर बन रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आया, और बाकी की जो 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के इधर और इधर, वो H के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो लेफ्ट वाले कार्बन के 3 H के साथ बॉन्ड बनेंगे, और राइट वाले कार्बन के भी 3 H के साथ बॉन्ड बनेंगे। इस कार्बन के पास देखेंगे 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन H का हमेशा क्या होगा, डुप्लेट ही कंप्लीट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है C2H4 का, यानी कि इथीन का। इसमें 2 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वो H के साथ शेयर करके 2 CH बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन ने जैसा किया वैसे ही राइट वाले कार्बन ने भी रेप्लिकेट किया है, और इसमें आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, H के पास 2, H के पास 2, इस H के पास भी 2, इस H के पास भी 2, और कार्बन के पास देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये। सो दिस विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। Both the carbons will have 8 electron, and all the 4 hydrogens will have 2 electrons each, completing their duplet. Now this is the demonstration, or this is the activity whereby हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी लिया, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल दी। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, और साथ में थोड़ा सा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है। उसकी ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ये तीनों का मिक्सचर है, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और H+ का, उसको हमने इस वाटर बाथ में डाल दिया और नीचे से हीट कर दिया। जैसे हीट करेंगे इनके बीच में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन से बनेगा कि एसिटिक एसिड इज रिएक्टिंग विद इथाइल अल्कोहल, और रिएक्ट करके बनाएगा इथाइल एस्टर। तो इसको बोलते हैं एस्टर, और प्लस वाटर बनेगा। इस एस्टर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, प्लेजेंट सी स्मेल होती है, और फ्रूटी स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है ये बेसिकली। तो इसके लिए प्रॉब्लम में जब भी इस्तेमाल होगा तो ये मेंशन होगा कि फ्रूटी स्मेल है, या प्लेजेंट स्मेल है, या स्वीट स्मेलिंग स्मेल है। तो स्वीट स्मेलिंग लिखा हो, प्लेजेंट लिखा हो, फ्रूटी लिखा हो, इन सभी को हमें क्या इंटरप्रेट करना है, एज अ कि ये एस्टर की तरफ इशारा है। ये बेसिकली हमारे पास एक ऑयल ड्रॉपलेट है, उस ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सराउंड कर रहे हैं। अब सोप के मॉलिक्यूल में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो सर्कल से डिनोट किया वो हेड है, और ये पार्ट जो ऐसे जिगजैग से शो किया वो टेल है। टेल वाली पार्ट जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो नॉन पोलर होती है, और जो हेड वाला पार्ट होता है वो पोलर होता है, वो चार्ज होता है, ठीक, उसका चार्ज नेगेटिव है। अब ये जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन या ऑयल की ड्रॉपलेट में जाके एम्बेडेड हो जाते हैं। ऑयल की ड्रॉपलेट जो है वो बेसिकली बीच में वो नॉन पोलर है, और उसमें जो इसके आसपास जितने भी सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइन करेंगे अपने आप को कि वो उसका जो नॉन पोलर टेल वाला पार्ट है वो इन ड्रॉपलेट के अंदर जाके धस जाएगा, और जो
आपके पोलर एंड्स हैं वो सारे बाहर की तरफ होंगे, तो पोलर एंड्स आर आउटसाइड, और अंदर की तरफ कौन एम्बेडेड है, अंदर की तरफ उसका नॉन पोलर पार्ट है। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बोलते हैं मिसल। सो इट इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन इन द केस ऑफ सोप, एंड डिटर्जेंट्स में भी ऐसा ही होता है। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है कि सोडियम स्टेरेट जो कि सोप होता है C17H35CO2Na, उसको जब पानी में डालते हैं तो ये पार्ट हमारा बेसिकली C17H30 वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर पार्ट है, और जो CO2 माइनस वाला पार्ट है वो हेड है जो पोलर पार्ट होता है। तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो CO2 माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो जिगजैग वाला पार्ट है वो C17H35 वाला पार्ट है जो कि नॉन पोलर पार्ट है। इन सारे डायग्राम्स को मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि सारे डायग्राम आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में से काफ़ी कुछ आएंगे, और जब भी आएंगे तो आप अगर इस तरह का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स फुल ऑन फुल मिलेगा, और यही आप चाहते भी हैं, राइट, इजंट इट?